सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और आज पाक फ़ौज ने ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को अपनी तहवील में ले लिया है और उन पर ये इल्ज़ाम लगा है कि आर्मी एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है, जिसके बाद ये स्टेप उठाया गया है। और ये इंक्वायरी अब पाक फ़ौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए इनिशिएट की है। अब आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी किस तरह से हुई है, ये आर्मी एक्ट होता क्या है और अब ये आगे मजीद कहाँ ये मामला जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो कार्रवाई की एक इनिशिएट हुई है, ये बताइएगा आगे इसका फॉलोअप कैसे होगा और ये आर्मी एक्ट की कौन सी क्लॉज की इस वक्त आप ये समझें कि उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, उसका ब्रीच हुआ है? जी हाँ, देखें कि अव्वल तो एक तो ये है कि एक वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान आर्मी में जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, एक कड़ा एहतसाब का एक अमल जारी है और एक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और इसमें रैंक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका रैंक क्या है, स्टेटस क्या है, चाहे आप हाजिर सर्विस है, रिटायर्ड हैं, लेकिन आप इन्वॉल्व हैं ऐसी एक्टिविटी में जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन है या पाकिस्तान आर्मी का मिलिट्री जो गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन है उसकी वायलेशन है, तो उस पर यकीनन वो इर्रेस्पेक्टिव, जैसे मैंने कहा, आपका ट्रायल होती है। और हमारे पास वाज़ेह मिसाल 9 मई की है लास्ट ईयर, जब एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स, तकरीबन 15 के करीब ऑफिसर्स थे, दे वर सेंट होम। इस वजह से भेजा गया था कि दे फेल टू प्रिवेंट जो राइटर्स जब कंपाउंड्स में दाखिल हुए थे। तो अब सिस्टम जो है कि देखें कि इसमें जो फॉलो किया जाएगा, इसमें चार्जेस जो फ्रेम की जाती हैं कि किस किस चार्ज पे किसी इंडिविजुअल को आप ट्राई करते हैं, तो वो अभी जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी तो इसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी किस तरह क्या है। तो इसमें एक चार्ज भी हो सकता है, इसमें 10 चार्जेस भी लग सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिर जब इसकी कंक्लूजन होती है तो बेसिंग ऑन दोस चार्ज शीट जब वो प्रूफ हो जाती हैं तो उसमें पनिशमेंट हो जाती है। लेकिन इसमें यह है कि सिंस सिस्टम इज वेरी ट्रांसपेरेंट है और इसमें अक्यूज जो भी होता है, चाहे वो आर्मी का है, सिविलियन है, उसको पूरा हक दिया जाता है कि अपना डिफेंस काउंसिल तैयार करे, अपना वकील वो कर सकता है और इसके बाद अगर गिल्टी होता है पनिशमेंट होती है, ही कैन अपील टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हाई कोर्ट्स में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपनी पनिशमेंट को चैलेंज कर सकता है। और मसूद साहब, ये जो तहवील में इस वक्त लिया है, इसको क्या एक प्रॉपर गिरफ्तारी या अरेस्ट समझा जाए और ये किस बुनियाद पर होती है? जब कुछ चार्जेस क्या प्रूफ हो चुके हों या प्रूफ होने के करीब हों, चूंकि ये तो एक नॉर्मल से थोड़ा हटकर एक प्रोसेस है कि आपने तहवील में ले लिया है। कि अभी कस्टडी में लिया, इसका मतलब है कि इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं। अच्छा, अब जब ये प्रोसीडिंग्स होंगी जनरल कोर्ट मार्शल के, तो उसमें चीजें ये साबित होंगी करनी होंगी, जो प्रोसिक्यूशन होगी और डिफेंस वाले बैठे होंगे तो उसमें होंगे, तो उसके बाद जो सजा होगी अकॉर्डिंगली फिर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, और ये एक प्राइवेट सोसाइटी है जिसके मालिक की कंप्लेन पर ये हुआ है, तो ये एक आम जो आर्मी का अपना एक एक्ट है, ये इसमें ये चीज़ शामिल है कि कोई भी कंप्लेंट किसी भी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ की जाती है तो इस तरह की इंक्वायरी फिर ओपन कर दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। देखें कि जब आप वायलेशन देखें, एक आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई और इसके बाद अगर आप किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, किसी सिविलियन अथॉरिटी के साथ हैं या किसी और चीज़ में, तो फौज में मैंने कहा कि इसमें तो माफ़ी कोई नहीं है, चाहे वो आप हाजिर सर्विस होकर कर रहे हैं या रिटायर होकर कर रहे हैं। जो मुल्क के सालमियत के खिलाफ कोई चीज़ होती है और जब जो डेट्रीमेंटल टू नेशनल सिक्योरिटी है या पाकिस्तान आर्मी के रेप्यूट पे एक दबल लग सकता है, तो इन चीज़ों में ये चीज़ें पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ में तो ये चीज़ें वाज़ेह तौर पे कोर्ट लिखी हुई है। तो इसमें सबको पता है, एक सेकंड लेफ्टिनेंट आता है तो उसको भी पता है कि सिस्टम में उसको पढ़ाया जाता है, उसने पढ़ना होता है कि मिलिट्री लॉ क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। और मसूद साहब, ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ये कब तक कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी? लेकिन ये महीनों में होगा, इसमें कोई वो अनलाइक सिविल कोर्ट्स कोई नहीं होगा कि जिसमें सालों लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, वहाँ बहुत सारे पेंडिंग टेररिज्म के केसेस हैं, ट्रायल कोर्ट्स वहाँ पे की कमी है, तो वो मसाइल यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो डेली बेसिस पे हेयरिंग होगी और प्रोसीडिंग्स होंगी
क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट जो होता है कि आप स्पीडी ट्रायल करेंगे और जस्टिस तब डिलीवर होता है, तो मेरे ख्याल में महीनों के अंदर होगा और ये बहुत जल्द होगा। आप देखेंगे जिस तरह 9 मई के वाकयात तो 1 महीने के अंदर अंदर हुए थे, तो फौज में देखें ना कि डिले होगा तो फिर जस्टिस डिनाइड वाली बात। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और चूंकि एक बड़ी खबर थी और उस पर एक पेशरफ्त हुई थी तो उस पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी था। अब प्रोग्राम के जो असल मौजू की तरफ हम आते हैं, चूँकि आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस मुनासबत से हमने आज कुछ तकरीब का अहतमाम भी देखा, वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन और आप सबको पता है कि पाकिस्तान की तो निस्फ आबादी का हिस्सा ही नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान को बने अब 75 साल से ज़ायद हो चुके हैं और नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद, जिन्हें किसी भी मुल्क की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन समझा जाता है, वो इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन अब वही नौजवान इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। अपने इर्द गिर्द अगर आप लोग नज़र दौड़ाएं तो हर दूसरा शख्स, वो कोई दोस्त हो, कोई अजीज़ हो, या तो वो अमेरिका जाना चाहता है या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, किसी भी यूरोपीय मुल्क में उसको ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले तो वो उसको अवेल करना चाहता है। आखिर क्यों हमारी नौजवान नस्ल अब इस मुल्क में रहना नहीं चाहती? क्या उन्हें इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आता है या फिर कोई और खदशात हैं? जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो मुल्क से बाहर ही ज़्यादा बेहतर है। मकसद यही है कि यहाँ पे बिजली के बिल ही नहीं पूरे होते, बिजली के बिल ही दे दे के थक जाते हैं, तनख्वाहें बिजली के बिल में चली जाती हैं। मुल्क के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त हर दूसरा बंदा यही सोच रहा है कि पाकिस्तान से निकल जाए, हमें भी कोई मौका मिले तो हम भी निकल जाएंगे। ज़रूर अगर मौका मिलता है तो ज़रूर ये मुल्क छोड़ के जाएंगी। जी, मुझे अगर पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिला तो मैं ज़रूर पाकिस्तान छोड़ूंगी। बिजली के बिल और गैस वगैरह और महंगाई बहुत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब एक सर्वे, और उस सर्वे के मुताबिक 94% पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। इनमें से 56% मौशी तंगी की वजह से ये चाहते हैं, 24% बदअमनी और 14% ये चाहते हैं कि उन्हें यहाँ अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है तो वो किसी और मुल्क चले जाएँ। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2015 से इस साल यानी 2024 के इब्तदाई 5.5 माह तक, ये जो 9.5 साल का अरसा गुजरा है, इसमें मजमूई तौर पर 62,20,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अपना वतन छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2023 में 8,60,000 पाकिस्तानियों ने रोजगार के लिए इस पाक सरजमीन को छोड़ा है और 2024 के सिर्फ 8 माह में अगर आप फिगर्स निकाल लें तो अब तक 7,89,837 अफराद मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। दुनिया के 50 मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त तकरीबन 1,35,00,000 के करीब पाकिस्तानी मुकीम है और ये इंतहाई ख़तरनाक आदाद शुमार हैं जो ये बताते हैं कि नौजवान इस मुल्क के मुस्तकबिल से अब मायूस हो चले हैं। लेकिन हालात यहाँ तक आए कैसे और क्यों? दुनिया का कोई भी मुल्क या ख़ित्ता उस वक्त तक तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकता जब तक उस मुल्क का इंसानी सरमाया अपने मुल्क में रहने को तरजीह ना दे। पाकिस्तानी नौजवानों की इस हिजरत के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सियासी रस्साकशी है, डिफ़ॉल्ट की अफवाहें हैं, अफराते ज़र महंगाई का बढ़ना है, बैरून मुल्क में एक हैंडसम सैलरी पैकेज का होना और मईशत की ज़बहाली भी इसमें शामिल है। अब अगर सिर्फ मईशत को ही ले लें तो रोज़ाना की बुनियाद पर मईशत पर डाके के नए नए इंकशाफात सामने आते हैं और इसका सिरा अभी कहाँ है ये किसी को नहीं पता चल पा रहा। ऐसे ही एक मईशत पर डाका IPPs की सूरत में भी सामने आया है, जिसके बाद पूरी कौम की आंखें खुल गई हैं कि किस तरह से मुल्की ख़जाने से अरबों रुपए लूटे जाते रहे और इन IPPs को दिए जाते रहे और इसका सारा बोझ आवाम पर मुंतकिल किया जाता रहा। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने 90 IPPs, जिनमें से 52% IPPs खुद हुकूमत की मिल्कियत रहे, हुकूमत ने इन IPPs से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी, जबकि कैपेसिटी चार्जेस की मद में 3,127 अरब की अदायगी की गई। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि बेशतर IPPs से बिजली खरीदी नहीं गई और कुछ IPPs तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की लेकिन वो पैसे बराबर लेते रहे। अब इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में एक टास्क फोर्स तश्कील दे दी है, जिसने 40 IPPs पर अपनी रिपोर्ट 1 माह में पेश करनी है। हुकूमत ने 15 IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी का फैसला किया है, जिसके तहत 90 की दहाई में कायम 6 IPPs के साथ मुआहदे फौरी ख़त्म किए जाएंगे और 9 IPPs से मुआहदे मरहलावार बुनियादों पर ख़त्म होंगे। लेकिन कितना चैलेंजिंग ये अमल होगा, किस तरह से इस पर हुकूमत अमल करेगी और इससे फिर जो पाकिस्तानी ख़जाने पर बोझ है वो हो सकेगा, ये अपनी जगह बहरहाल बड़े सवालात हैं। और फिर ये सब उस माहौल में हो रहा है जब हम देख रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन में एक जंग की सी कैफियत है, एक महाज़ाराई चल रही है और अपोजिशन को वो स्पेस उनके मुताबिक नहीं मिल पा रहा है इस वक्त पॉलिटिक्स करने का जो वो चाहते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उज़मा कारदार साहिबा नून लीग की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो उज़मा कारदार साहिबा, ये पहले ज़रा आप ही फरमा दीजिएगा, ये 6 IPPs के साथ जो फौरी तौर पर अब आप लोगों ने मुआहदा ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, ये कैसे मुमकिन होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, कितना वक्त लगेगा और अगर ये इतना ही आसान था तो इससे पहले ये अमल क्यों नहीं किया गया, ये फैसला क्यों नहीं हुआ?
जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम को बिल्कुल खुल के पता चल गया है कि जो IPPs की शक्ल में हमारे एक गर्दन में तोक पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी का जो क्राइसिस है वो इतना ज़्यादा संगीन हो चुका है। आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो सोलर की तरफ या विंड एनर्जी की तरफ या हाइडल एनर्जी, मुख्तलिफ़ इक़साम हैं एनर्जी के। हमने वो लगाए प्लांट्स IPPs जो फर्नेस ऑयल से बनाते थे बिजली, जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली है, जिसके हम कैपेसिटी चार्जेस नहीं दे पा रहे हैं। ये बताएं कि ये 10 साल की जो एक्सटेंशन दी गई वो क्या सोच के दी गई थी? जाहिर है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट था उनका तो एजेंडा यही था कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हर हालत में महफूज कर लें। कौम जो है वो जितनी मर्जी मुश्किलात का सामना करना पड़े उससे उनको कोई सरोकार नहीं था। लेकिन ये बात जो है अब आगे नहीं चल सकती, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मईशत के इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। और हमारे साथ वाले ममालिक जो हैं, अब चाइना ले लें, इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, इनमें हम compete कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी उनकी बिजली हमसे बहुत सस्ती है जी। और वो सस्ते अगर बिजली उनको मिल रही है तो हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी हम अगर एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे मुकाबला कर सकते? हमारे तो बिजली की जो कीमत है वही हमें जो है पीछे खींचती है। तो अब हर सूरत में चूंकि ये खुल के सामने बात आ गई है, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, वो तो ये जो भी अब ये हल कैसे निकलेगा यही तो असल में आपको बताना है। ये पॉइंट चूंकि आपका आगे जरा मैं कादिर मंदूखेल साहब से भी इस पर उनकी राय ले लूँ, फिर आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। तो मंदूखेल साहब, ये जो सिर्फ इस साल के 8 माह के फिगर्स आए, कुछ 7,90,000 नौजवान, आज नौजवानों का आलमी दिन है, तो ये उसी हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। तो ये तकरीबन अगर राउंड ऑफ करके आप देख लें तो 8 माह में 8 लाख लोग बाहर जा चुके हैं। ये 12 माह में तो फिर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग बाहर चले जाएंगे। लोग इस वक्त जो नौजवान है वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता, जो यहाँ के सियासी हालात हैं, जो एक मईशत की अनस्टेबिलिटी है। तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान में कब आएगा, कैसे आएगा, नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है यहाँ पर? मंदूखेल साहब, अरबाब जहांगीर साहब, आपके सवाल से पहले मैं एक सवाल आपके सामने, आज की सबसे बड़ी खबर कि PTI के सरबराह जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर दिया गया है। PTI कह रहे हैं, इसीलिए मैं रुक गया था। ये आप PTI के सरबराह कह रहे हैं उनको? जी, PTI दौलतकार थे। जी, PTI के सरबराह कह रहा हूँ। PTI के दौलतकार 2018 के इलेक्शन में जहाँ RTA सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए, और न सिर्फ यहाँ पे मैं इसके साथ करूँ 1.5 घंटा सेक्टर ऑफिस ISI कराची में मुझे अरसे बेजा में रखा, मेरे भाई बैरिस्टर मसूद मंदूखेल समेत, और PTI के एक MNA और साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ नाइली केस वापस लेने के लिए प्रेशर दे रहे थे, और न जाने क्या क्या। और मैं सबूत के सारे आज ही जियो फेंसिंग लाए, आज ही सारी चीजों कर ले तो डिटेल सामने आ जाएगी। नंबर 1 बात। अच्छा, दूसरी बात, आपने नौजवानों के हवाले से, नौजवानों के साथ बिल्कुल बात। अब मंदूखेल साहब, चले आपको रिकनेक्ट हम कर लेते हैं। पहला वाला आपका पॉइंट तो मुकम्मल आ गया, लेकिन दूसरी वाली बात नहीं आ पा रही। अब ये एक बात कंटिन्यूटी में हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आपकी तरफ मैं ज़रा वापस आता हूँ। शौकत बसर साहब, ये अब आज की तारीख में अगर एक साल में 8-8 लाख इस वक्त यूथ बाहर जाएगी, तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? ये हर साल हम इसी तरह 1 मिलियन लोगों को अपने लूज़ करते जाएंगे, जो कि तालीम याफ्ता भी हैं, जो कि हुनरमंद भी हैं, जो कि बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की सियासत में भी अदा कर सकते हैं। अरबाब, आप इतने सादा नहीं हैं। वैसे वो कहते हैं ना, मीर भी कितने सादा हैं, बीमार हुए जिनके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये जो दोनों पार्टियां बैठी हैं, या मुल्क के अंदर जो मार्शला रहा 76 साल में, आप देख लें कि यहाँ पर यही दोनों पार्टियां, ये जरदारियों की, शरीफों की, और फिर इनके सहूलतकार, फिर अभी ये जो बेशक वो अयूब खां हो, या खां हो, मुशर्रफ हो, ज़ियाउल-हक हो, तो आज यही होना है ना, जिस मुल्क के अंदर कोई कानून ना हो, आइन ना हो, और सबसे बढ़कर जिस माशरे में इंसाफ ना हो, तो मेरे भाई उसका एंड रिजल्ट यही होता है। आप देख लें कि आज पाकिस्तान के अंदर सूरत ये है कि जब वसाइल की मुनसिबाना तकसीम होगी, जब वो नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल है, कल जिसने पाकिस्तान कोई सियासतदान होना है, किसी ने कल आपकी तरह एंकर होना है, किसी ने साइंसदान होना है, वो मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं।
उसकी वजह ये है कि ये जो टोला इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, जिनको जेलों के अंदर होना चाहिए था, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लूट सूट की है, अभी आपने आईपीपीस की बात की है, आईपीपीस के किसने के लगाए थे? यही शरीफ खानदान था, यही जो शहबाज शरीफ का फरजांद जिनका सलमान शहबाज का आपने नाम लिया, किन्ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, किन्होंने सौदे किए थे आईपीपीस के? लेकिन उस्मा साहिबा ने जो नाम लिया और जो एक्सटेंशन की बात की वो आपके दौर के नदीम बाबर साहब, रज़ाक दाऊद साहब, वो तो फिर ये आप लोगों के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा। अरबाब मैं उसी पे आ रहा हूँ कि खा वो मोटरवे के कमीशन हो, खा वो आईपीपी के कमीशन हो, आप जो भी करप्शन और लूट मार होगी उसका पूरा शरीफों और जरदारियों की तरफ जाएगा। और बदकिस्मती से आज वो बात कर रहे थे, अभी मंदोखिल साहब लाइन पे आ जाते हैं कि जनरल फैज गिरफ्तार हो गए। सत बिस्मिल्लाह, हमारा तो मौक़िफ़ ही ये है कि जिसने पाकिस्तान को लूटा है उसका बेरहमाना इस्तेसाब होना चाहिए। यही तो रीजन है आज पाकिस्तान जो आपका कंगाल हो गया है। पाकिस्तान को आज कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आपका इन्वेस्टर भाग रहा है। हाँ, ये जरूर हो रहा है, ये 5% अशराफिया पाकिस्तान की, जिनके अंदर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 खानदान तो हैं जिनको जबरदस्ती जालसाजी से जो हारे हुए हैं, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं, जिनको मुसल्लत कर दिया गया है। ये तो लोग जिनको जेलों में देखना चाहते थे। अच्छा, बात मेरी सुन लें, आपने बात की नदीम बाबर की। मेरे भाई, बेशक ये जालसाजी की हुकूमत है, इन्हें कहें बिस्मिल्लाह करें। किसको सुना रहे हैं? खा वो नदीम बाबर है, खा वो रज़ाक दाऊद है, आपको उनके खिलाफ तो आज आपको मैं फिर कह रहा हूं, गुज़श्ता 3 साल की आपकी हुकूमत है। आप पहले भी रहे जब PDM 1 टोला था, फिर अबूरी हुकूमत आपकी, अब भी आपको 6 महीने हो गए हैं। कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं लुट्टो ते फुट्टो। आज भी इनका एजेंडा यही है कि ये IPP का मामला हो, यहाँ पर कमीशन का मामला हो, लूट खसूट का मामला हो। मेरे भाई, कौम तो चाहती थी कि ये जेलों में जाएंगे, हमें पता चला उनको पकड़ लिया, तो इनको कब पकड़ेंगे? उसको भी पकड़े जिसने पाकिस्तान में लूटमार की है, खा वो हमारा है, खा कोई और है। इसी वाहिद रास्ता है। अगर ठीक है, अब बसरा साहब, ये जो आप इनको इस वक्त करने का मशवरा दे रहे हैं, ये अपने दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर किस हद तक अमल किया, फिर ये भी ज़ाहिर सवाल यहाँ उभरता है। और एक छोटा सा ब्रेक जब लेते हैं तो ब्रेक के बाद ये सवाल भी रखते हैं, फिर मंदू खेल साहब का चूँकि पॉइंट ऑफ व्यू उस पर नहीं आ सका था, उनसे भी ज़रा उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं इस पूरी सूरत हाल पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। उस्मा कारदार साहबा, शौकत बसरा साहब, कादिर खान मंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, ये आपका जवाब उस वक्त अधूरा रह गया था, अपना नुक्ता मुकम्मल कर लीजिएगा कि ये इस तरह अगर हम 1 साल में 1 मिलियन से ज़ायद नौजवानों को अपने मुल्क से बाहर भेजते रहेंगे, मजबूर हो जाते हैं लोग ज़ाहिर हालात से, तो ये हमारा मुल्क फिर तरक्की कैसे करेगा? आने वाला दौर तो फिर हमारे लिए और मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाएगा कि हमारी नई नस्ल सर्व करेगी दीगर ममालिक में जाकर। जी अरबाब जहांगीर साहब, मैंने पिछले असम्बली में एक बिल पेश किया था और उस बिल में मैंने ये कहा गया कि हमारे जो नौजवान है, बच्चे बच्चियां जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं, वो आखिर नौकरियां कहाँ से हासिल करेंगे कि आप जो मुलाजमीन है और ये जो हमारे बुजुर्ग है उसको आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, यानी एक मुतसब आला का रजिस्ट्रार रिटायरमेंट के बाद भी 19 साल से, बल्कि अभी 20वां साल शुरू है, वो एक सीट बैठा हुआ है। इस तरह मुतसब वफाकी मुतसब आला चीफ सेक्रेटरी 2 सूबों से रिटायर होने के बाद 10 साल से वफाकी मुतसब है। इस तरह बहुत सारे अदारे हैं जिनके सरबराह रिटायरमेंट के बाद भी इसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि एक तरफ तो हमारे जो नौजवानों की एज है वो आपने 28-30 साल रखा, वो एज तो एजुकेशन के दौरान पूरा हो जाता है। फिर आप कहते हैं एक्सपीरियंस लाओ, कहाँ से लाएंगे एक्सपीरियंस? उसके बाद आप कहते हैं नहीं जी अब आपका तो एज ओवर हो गया, यानी 65 साल के बाद शख्स की एज ओवर नहीं होता है, मगर 30 साल के बाद 32 साल के बाद नौजवानों का और जो एज हो जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ ये बिल मुस्तरद किया गया मुस्लिम लीग नून के दौर में। उन्होंने ये कहा कि हमें लोगों की जरूरत है, इस वजह से हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, या जो रिटायर्ड लोग हैं उनको आप री जॉब दे रहे हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को भी 2 जजेस को दोबारा तैनात किए गए उसके ऊपर रिटायरमेंट के बाद भी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इसी तरह सिलसिला रहा और आपके नौजवानों का एज जो आप 28-30 साल है, साहब ये जो आप कह रहे हैं बिल मुसल्लत किए गए नून लीग के दौर में, तो इसकी वजह आपको क्या समझ आती है कि नए लोगों पे क्या ट्रस्ट नहीं है हुकूमत को,
या पुराने लोगों को ही कंटिन्यूटी में रखने की कोई मखसूस कोई ख़ास वजह है, कोई एजेंडा है, कोई मकसद हासिल करना है? इसकी वजूहात क्या है? नहीं, देखिए एजेंडा क्या है, सारे चाचे मामे बांजे भतीजों को ओब्लाइज कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम जश्न मना रहे हैं अरशद नदीम के 40 साल बाद जो ना वो हमने हासिल किए, गोल्ड मेडल हासिल किए, मगर शर्म हमें नहीं आ रही कि 40 साल तक हम क्या कर रहे थे। जो हमारे दारों का आपको पता है, ओलंपिक जो सरबराह आरिफ हसन हुआ करता है, वो कह रहे 20 साल वो सरबराह था। आप मुझे बता दो कि एक शख्स को 20 साल एक अदारे का सरबराह बनाए और हमारे पास मेडल नहीं। 40 बाद जो ना वो आप मुंह काला करके हम जश्न मना रहे हैं। ठीक है, वो नौजवान की अपनी क्रेडिट है, इसमें हुकूमत से क्या लेने देना। और पिछले जट मारे थे, यही है कि आप एक रिटायर्ड लोगों को तसब बना के, रिटायर्ड लोगों को आप पावर डिवीजन पे, रिटायर्ड लोगों को आप ये स्टील मिल फला मुख्तलिफ लोगों को आप लगाएंगे तो ये हमारे नौजवान है वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही। और जब वो तालीम पूरे करते हैं फिर आप एज के कदगन के साथ जॉब भी मिलती है तो ये कहना। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे नौजवान बाहर जाते हैं वो इंतहाई मजबूरी में जाते हैं। वहां कौन से उन्होंने मैनेजमेंट डायरेक्टर लगाते हैं यूरोप में या दुबई में, वहां तो बेचारे स्टोर में काम करते हैं, वहां तो बेचारे सिक्योरिटी पे काम करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान। मैंने एक शख्स को देखा, पीएचडी डॉक्टर को मैंने देखा कि वो लंदन में 2001 में गया तो वो कपड़े धो रहा था, वॉशिंग मशीन के ऊपर था वो। तो अगर ये हाल है हमारे मुल्क का तो यकीनन नौजवान तो मुल्क छोड़ के जाएंगे जब आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। बिल्कुल सही। तो उस्मा कारदार साहिबा, अब ये चूंकि हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी होती है कि हालात आप ऐसे बनाएं, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि मुल्क का नौजवान मुल्क में रहना चाहे। ये सरकारी नौकरियों के भी मंदूखेल साहब ने ये नुक्ता उठाया। आप देखें मईशत कितने नाजुक दौर पर खड़ी है कि रोज़ हम ये बातें कर रहे होते हैं कि जी अभी हम रोल ओवर कर दें, फ़ला मुल्क से हम रिक्वेस्ट करें हमारे कर्ज़ों को आगे बढ़ा दें। तो ये ऐसी सूरत हाल में एक मुल्क के नौजवान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को लगाया हुआ है जो साल वो रिटायर ही नहीं होते, वो 65-70 साल के होकर भी सरकारी इदारों में भर्ती हुए हैं। ये तब्दीली कब लेकर आएंगे आप लोग? और बात देखें, पहले तो ये अपनी घिसी पिटी कहानियां बंद करें ना। कौम तंग आ गई है इनके टूटे हुए रिकॉर्ड सुन के कि वो जी करप्शन ये हो गई, वो लूट गए, खा गए, पी गए। वो अब 190 मिलियन पाउंड तो इनको याद ही नहीं रहते। शर्म इनको आनी चाहिए। 450 कनाल ज़मीन भी इनको याद नहीं रहती है, वो तो किसी और ने खाई थी। वो फराग और गुजर भाग गए अरबा रुपए लेके, शहजाद अकबर भाग गया, जुल्फी बुखारी वो इनको कुछ नजर नहीं आता कि कितनी करप्शन का बाजार नजर नहीं आएगा। इनको ये नजर आता है ना, आप लोग 2.5 साल से आप लोगों ने कार्रवाई करनी है। आपको मैं बताती हूँ, आप जवानों की बात कर रहे हैं। आप जवान देखो, अब पंजाब की मैं आपको बताती हूँ, यूथ प्रोग्राम वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी आप देखें, यूथ फेस्टिवल जिसका पौधा था लगा हुआ, जो हमारा जो गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक्स का, ये माहौल हमारी हुकूमत, नून लीग की हुकूमत दे रही है। मरियम नवाज साहिबा ने स्टार्टअप्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, जो IT सिटी जिसमें लोगों को जो यंगस्टर जो यूथ है वो डिजिटलाइजेशन सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। ई-बाइक्स उनको दी जा रही हैं, उनको लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, उनकी हुनर, उनके स्किल्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। PhD प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पिंक गेम्स अभी करवाई हमारे हुकूमत ने। इन्होंने क्या करवाया था? कुछ भी नहीं करवाया था। तो देखें, बाहर कोई ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। ये ना समझें कि बाहर जाएंगे तो एकदम से कोई पैसों की बारिश होगी। बाहर जाके हमारे लोग जो हैं वो, उनको बड़ी मुश्किल वक्त देखना पड़ता है। अपने मुल्क के हम हालात ठीक करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास यूथ बल्ज है 60% से ज़्यादा, उनको हमने डायरेक्शन देनी है, उनको हमने एक एनवायरनमेंट देनी है कि यहाँ पे वो बढ़ सके, उनकी ग्रोथ हो सके। तो हमने उस तरफ जाना है। और ये खुदा के लिए इनको बोले ना कि ये जाली जो एनवायरनमेंट कहानी बंद कर दें। आज पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जब खत्म होगी, जब आपकी इकोनॉमी मुस्तहकम होगी, तो ये एनवायरनमेंट तो ये उस वक्त क्रिएट होगा। ये जिन प्रोजेक्ट्स की अभी आप बात कर रही हैं, ये समझाएं ना। ये आप अपने इन मेहमानों को समझाएं कि खुदारा ये माजी में जब ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते थे, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला होते थे, तो उस वक्त आप ही इन प्रोग्राम्स पर तनकीद किया करती थी, तो जाहिर है उस वक्त आप टेबल के दूसरे साइड हुआ करती थी। नहीं, लेकिन उससे बड़ा फायदा, उससे बहुत फायदा होता है। क्योंकि देखें ना, आजकल का डिजिटलाइजेशन का दौर है। लैपटॉप के बगैर जो है तो गुजारा ही नहीं हो सकता है। और जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, अब देखें आते साथ ही मरियम नवाज साहिबा ने क्या किया,
कि आपको इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो इतनी कई जगहों पे और पंजाब के तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अब वो आगे फैला रही हैं, क्योंकि उसके बगैर आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग घर बैठे $1000 $2000 जो है फ्रीलांसर्स जो हैं वो यहाँ पे वो उनकी स्किल्स डेवलप की जा रही हैं कि यहाँ से बैठे वो वहाँ की बिलिंग कर रहे हैं। आप समझती हैं कि एक पाकिस्तान के नौजवान को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, यहीं जॉब करे, यहीं बिजनेस करे, ये आपका और आपकी पार्टी का बुनियादी आपकी पहचान, आपकी इज्जत पाकिस्तान है। ठीक है, बाहर अब ये बताएं कि ये वाला ये जो आपके ख्यालात हैं, ये जो रूल हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब की औलादों पर या मियां शहबाज शरीफ साहब की औलादों पर क्यों नहीं लागू होते? क्योंकि वो तो बाहर ही बिजनेस कर रहे हैं, उनके कारोबार माशाल्लाह फल फूल भी रहे हैं और जायज कारोबार में अल्लाह पाक और तरक्की दे, लेकिन वो लोग पाकिस्तान आकर क्यों ये मिसाल साबित नहीं कर रहे, रोल मॉडल क्यों नहीं बन रहे? उनकी बेटी आपके सामने नहीं है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रही है। किसके लिए कर रही है? पंजाब के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, किसके लिए? वो सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अब वो मरियम साहबा पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं होती तो शायद वो भी बाहर होती। उन्होंने आग का दरिया गुजर के यहाँ तक पहुंची है, किसी ने उनको प्लेट पे रख के कुछ नहीं दिया। आपको मैं बता दूं, बड़े मुश्किल हालात उन्होंने देखे, उन्होंने जिंदान कैद में उनको रखा गया, जिस तरीके से उनको मुसीबतें उठानी पड़ी थी, कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन वो कभी उन्होंने शिकवा या शिकायत नहीं की, रोना पिटना नहीं डाला कि अब मुझे कोई जहर दे रहा है, अब मेरा पेट खराब हो गया है, अब मुझे फ्रिज दिया जाए, अब मुझे एयर कंडीशनर दिया जाए। कभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सब्र के साथ अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके वो रही। और आज अल्लाह ताला ने, आप देखें किस तरीके से वो उस्मा साहबा जो पाकिस्तान के एक आम आदमी की मुश्किलात है, वो इन मुश्किलात से कहीं बढ़ गए हैं, जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, जिसके पास अपना इलाज कराने के पैसे नहीं है, जिसके पास अपना किराए देने के, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है। शायद ये मुश्किलात एक आम आदमी की इस हुक्मरान तबके से बहुत बढ़कर है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक पैकेज अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक सोलर जो 200 यूनिट से 500 यूनिट तक के लिए एक पैकेज अनाउंस किया है पंजाब की हुकूमत। एक आखिरी बस सवाल में मैं बस्तर साहब की तरफ रहता हूं, एक आम पाकिस्तानी की मुश्किल जिसका रोटी नहीं है उसकी मुश्किल ज्यादा है, या एक जो पॉलिटिकल एलीट है जो कि किसी ना किसी तौर पर वो हुक्मरान बनी जाता है, उसके बाद वो चाहे उसके पीछे जो भी कहानी हो, उसकी मुश्किलात ज्यादा है? एक मुश्किलात किसकी ज्यादा है, लेवल किसका ज्यादा है? देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो जो है कमजोर तबके के ऊपर है। आपको पता है कि रोटी 20 रुपए से आज आपको 13 रुपए की, 14 रुपए की मिल रही है, और वो आसान नहीं था करना। ठीक है, पॉइंट आपका बसरा साहब इस पर जरा रिस्पॉन्ड कुछ करना चाह रहे हैं। और फिर आपकी सब्जियां, आपकी हर चीज जो है उसकी कीमत जो है वो इन्फ्लेशन आपकी, चलें ऑन ग्राउंड रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ है। और गुड गवर्नेंस से होती है, ऐसे नहीं जी। बसरा साहब, आप जरा मंदू खेल साहब की बात पर भी आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, और अभी जो फिर उस्मा कारदार साहब जो हकायक इस वक्त बता रही हैं, ऑन ग्राउंड यही रियलिटी है, महंगाई में कमी हो रही है। अरबाब, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे उम्मीद है मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जी। पहली बात तो आप जिनसे सवालात कर रहे हैं ना, यही तो तमाम बीमारियों और तमाम मसाइल का जड़ है। आप कह रहे हैं कि इनको लूटने से फुर्सत मिले, इनको माल बनाने से फुर्सत मिले, तो ये हमारे नौजवान या अवाम के लिए कुछ करें। अभी आपने पूछा कि भाई आपका तो सारा कारोबार बाहर है, अगर आज मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम बीबी यहाँ पर दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ से पैसा लूट कर बाहर लेकर जाएंगे, उन बच्चों को देंगे जो कारोबार कर रहे हैं। एक स्टील मिल है, फिर और कारोबार होंगे, दुनिया में कारोबार होंगे। देखिए ना, कहते हैं महंगाई कम हो गई है, वो असल में ना कहते हैं ना, जिन्होंने करदाने उन्होंने कमले भी सियाने। बात ये है, आपके बानी साहब के भी 2 बच्चे बाहर ही बैठे हुए हैं। रुकिएगा जरा, बसरा साहब जरा अपना मुकम्मल कर लें अपना के घर बैठ के उस्मा साहब, आपको पूरा मौका मिला ना बसरा साहब को बात करने में, मंदू खेल साहब के पास भी जाना है। जरा रुकिएगा जरा, रिक्वेस्ट है आपसे। जाती अटैक ना किया करें। चलें हकायक की बात कर लें बसरा साहब, आप जाती अटैक ना करें। अरबाब, ये देखो ना क्या बात हो रही है यार, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। बिल्कुल, आपका मौका, आप बात करें। उस्मा साहब रुकिएगा जरा, बड़े बच्चे उनको चाहिए पाकिस्तान आए हैं, क्यों नहीं आते पाकिस्तान? उस्मा साहब रुकिएगा, क्या कर रहे हैं बाहर बैठ के? वो तो आपकी क़यादत के बच्चे भी बाहर हैं ना, उनके तो बड़े बड़े बिजनेस नहीं, वो भी नहीं आ रहे। बसरा साहब को जरा मुकम्मल तो करना। उनके 18 साल से बड़े बच्चे हैं।
जी जी इस जी, बेचारे बसरा को साहब। क्यों बुला लेते? पाकिस्तान को उन्होंने क्या समझा हुआ है, क्यों नहीं आते यहाँ पे? नहीं, बाप ठीक, जेल में बेचारे तब अच्छा भी रुकिए, नहीं आते। उस्मा साहबा रुकिए, तो जरा बसरा साहब का टाइम पूरा फिर निकल जाएगा, उनको अपनी बात करने में, फिर मैं जरा मंदूखेल साहब के पास भी जाना है। जी बसरा साहब। यार ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਬਾਬ ਹੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मुझे बात तो करने दें यार, मुझे बात क्यों नहीं दे रहे? तादा बड़ा अच्छा ये आ लो अरे अच्छा रुकिए उस्मा साहब, रुकिए बसरा साहब, आप कोई अकल की बात अच्छा, कर लिया नहीं, करें, यार इनको आप कहानियां ना मैंने सुनाया इंटरप्ट करें, किया किसको वो भी घिसी पिटी। रुके उस्मा साहब जरा मौका दीजिए बराए करम जरा। जी बसरा साहब मुकम्मल करने आप जी। लोग कानों में उंगलियां बात डाल ये है, देते हैं आपकी घिसी पिटी कहानियां सुन के। अरबाब सूरत ये है, ये मेरा और आपका और आम पाकिस्तान का मुल्क नहीं रहा। ये जरदारियों का, शरीफों का, चंद जनरल्स हैं, चंद जजेस हैं, ये उनका मुल्क है। 5% क्रिमिनल एलीट है जो यहाँ पर लूट रही है पाकिस्तान को, अपने वसाइल बना रही है, अपनी जायदादें बना रही है। मेरे भाई मुझे बताएं ना, क्या वजह है कि आज हर पाकिस्तानी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है? यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो भाग रहे हैं खुद पाकिस्तान के अंदर, बाहर तो छोड़ दें। SIFC बनाई थी, बड़े ढोल बजाए गए कि ये दुनिया हमें पैसे देगी, और वो भी क्या, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब उनको पता है कि जो लोग इस वक्त वजीर आजम है, जो सदर है, जो वजीर आला पंजाब है, इनका काम तो है लुटो और फुटो। जब पैसा आएगा ये अपनी दिहाड़ियां लगाएंगे। मरियम बीबी माल बाहर जो कहती थी मेरा तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, बाद में कहने लगी एक का दादा अमीर है, एक का दादा गरीब है। वो डायलॉग तो बदल लें, पिछले 4 साल से वही डायलॉग है आपका। डायलॉग देखो चुप कर दिया मेरी भैन नो। चलो रुकिए जरा उस्मा साहब जरा, चूंकि वक्त भी थोड़ा बसरा साहब के बाद बस मंदूखेल साहब के पास भी जाना है। गल्ला ना कौम तंग आ गई सुन रुक जाइए जरा उस्मा बेजार हो गई साहब, आप। बसरा साहब जरा कंप्लीट कर लीजिएगा जरा, ब्रीफली कंप्लीट कर लें बसरा साहब। दोनों से दरखास्त है कि पंजाबी में नहीं, अच्छा बात सुने, समझ में आ हाँ कमली जी है, नसीब आपको मुझे भी समझ में आ जाएगा, उर्दू में बात कर लें। उर्दू में लड़े ताकि मुझे भी समझ मुझे में बात आ तो जाए। करने दें। जी जी बसरा साहब मैं कंप्लीट कह कर रहा हूँ ये कमली जी है, इन्हों जरा को जरा मेरी गल सुन लवे। अच्छा गुजारिश ये है कि हालात ये है कि इस वक्त आप अंदाजा करें, कभी बता रही थी ओ भाई आप लोग 7-7 बारियां ले चुके हैं और अल्टीमेटली आज 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को। हालत ये है कि आपका हर पैदा होने वाला बच्चा यहाँ पर 10-10 लाख का मकरूज है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी गीदड़ सिंगी अरबाब मुझे बता दें। ठीक है, चलो ये 76 साल में नहीं कुछ बदला। जब बस मुकम्मल करने आखिरी मंदूखेल साहब से जरा मुझे पूछना, मुझे कोई बता दें फार्मूला। आपने अपने वक्त में 70 साल में इतना कर्जा पाकिस्तान में आपने जरा रुकिए, अपने दौर में बस ये फिक्र कहने दें इनको। उस्मा साहबा रुकिए, मंदूखेल साहब के पास मुझे जाना, जरा रुक जाइए उस्मा साहबा रुकिए। जी बसरा साहब मुझे कोई फार्मूला बता दें कि ये शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, ये तो अमीर से अमीर तर हो गया और कौम गरीब से गरीब। ठीक है, चलो बस साहब ये फार्मूला मंदूखेल साहब से पूछ लेता हूं। मंदूखेल साहब ये 76 साल का ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, अब इस हुकूमत को आप कितना टाइम देंगे, चूंकि आपकी सपोर्ट से हुकूमत बनी है। ट्रस्ट 450 कनाल जमीन जो थी वो कम नहीं थी। जरा रुकिएगा जरा। जी मंदूखेल साहब फंडिंग का भी जरा जवाब दे दे कौम को। जी मंदूखेल साहब, बसरा साहब जरा आप रुकिए, बसरा साहब जरा आप भी रुक जाइए अब जरा काइंडली, जरा मंदूखेल साहब जरा आखिर में आप ये कमेंट कर दें अपने। जी मंदूखेल साहब। अरबाब जहांगीर साहब, आपके सवाल से पहले मेरे मोहतरम शौकत बसरा साहब, बिल्कुल मेरी बहन ने सही कहा कि गटे पिसे ये डायलॉग हर शो में बोलते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। हमें चोर चोर कहते हैं, खुद सरबराह चोरी में जेल में बैठा हुआ है। हमें चोर डाकू कहते हैं, खुद इकरामुल्लाह न्याजी को भुट्टो साहब ने करप्शन में उसको निकाला है। हमें चोर चोर कहते हैं। बसरा साहब रुकिए अब जरा, मंदूखेल साहब को कंप्लीट करने दें। आप करप्शन में तो आप बैठे हुए ना, जेल में तो आप सजा याफ्ता बैठे हुए ना, मेरा बानी तो नहीं बैठा है, मेरा सरबराह तो नहीं बैठा है। अच्छा तोशा खाना, अलकादर ट्रस्ट, 409 मिलियन वगैरह वो अलग है। आप मुझे बता दो कोई जिंदगी में इमरान खान साहब ने कोई कारोबार, कोई मेहनत, कोई काम किए? ये पैसे कहां से आ गए? आप मुझे बताओ, इतना पैसे, इतना बड़ा महल जो उन्होंने बनी गाला में कहां से आ गए? सवाल ये कि आप अगले की तरफ एक उंगली उठाओगे तो आपकी 4 अपनी तरफ आएंगे। अब हुजूर करप्शन में निकल चुका है, बेटा करप्शन में जेल में बैठा है, हमें कहते हैं आपने करप्शन ठीक है। अच्छा चलें मंदूखेल साहब, ये जो आपने सारे सवालात आखिर में उठाए, इस पर हम आने वाले दिनों में फिर मजीद भी जरा डिस्कशन करते हैं, चूंकि ये आपके अपनी जगह बड़े वैलिड क्वेश्चन हैं, उसका जवाब की तरफ से आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहब, शौकत बसरा साहब, कादिर मंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।